हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 29 नवंबर 2025 और आज का यह मॉर्निंग में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसका सेशन होगा, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। कल हमने जहाँ तक किया था उसी के आगे हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। कल जहाँ तक किया था उसमें हमने कई सारे क्षेत्रीय राज्यों को देखा था, गवर्नर को भी देखना हमने शुरू कर दिया था। उसके बाद से आज गवर्नर जनरल और उनसे जुड़े हुए सुधारों पर बेस्ड कई सारे सवाल होंगे। उसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक को हम लोग आज करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, सभी सवाल के आंसर भी निकालने का प्रयास करेंगे। आप आंसर निकालने से बेहतर होता है ताकि आप सही से समझ पाएँ कि कहाँ पर आपसे गलती हो रही है। पहला सवाल देखिए क्या है, 41 नंबर। कल हमने 40 तक किया था प्रैक्टिस। आज 41 नंबर सवाल है कि किस वाइसराय के कार्यकाल में भारत में आयकर इनकम टैक्स को अस्थायी रूप से लागू किया गया और दूसरा फैक्ट्री एक्ट अधिनियम 1891 पारित किया गया। यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ और है कि पहला फैक्ट्री एक्ट किसके समय में पारित किया गया था, तो 1881 ईस्वी रिपन के समय में पारित किया गया था। आपको पता होगा कि पहले फैक्ट्री एक्ट जो थे उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। मुख्य रूप से 7 साल से कम बच्चे के जो उम्र के बच्चे थे उनके काम पर रोक लगाई गई थी। 7 साल से कम, 7 साल से अधिक के जो बच्चे थे उनके लिए 9 आवर पर डे का काम का आवर तय किया गया था। 9 घंटे काम करेंगे 7 साल से अधिक के बच्चों की हम लोग बात कर रहे हैं। बाल श्रम को विनियमित किया गया था, श्रमिकों के शोषण को रोकने का मुख्य प्रयास किया गया था। सेकंड एक्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर निकालिए। और इस प्रकार के एमसीक्यू आप बिहार एसआई दे रहे हों या एईडीओ दे रहे हों या 72 बीपीएससी, सभी में आपको मदद करेगा। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 के दौरान में दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में पारित किया गया, जिससे महिलाओं के काम के घंटे को सीमित किया गया और इसी समय भारत में आयकर को अस्थाई बना दिया गया, इनकम टैक्स को अस्थाई बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड लैंसडाउन हो जाएगा। लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन भी बनाया हुआ है, पता नहीं किस कारण से, बस बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि 1857 के विद्रोह के बाद किस ब्रिटिश कमांडर ने भारतीय समाज के कुछ वर्गों द्वारा विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष के रूप में खारिज किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन लॉरेंस होगा क्या, टीआर होम्स, वीडी सावरकर, बेंजामिन डिजराइली। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। वीडी सावरकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अभिनव भारत नामक सभा की गठन की थी। अभिनव भारत यह एक क्रांतिकारी संगठन था। इन्होंने ही पहली बार देश को बताया कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है यह दरअसल में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, इसका आंसर जरूर निकालिएगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी बी ही हो जाएगा। टीआर होम्स एक ब्रिटिश इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष के रूप में वर्णित किया था ताकि इसके राष्ट्रीय महत्व को कमज़ोर किया जा सके। इसी कारण से टीआर होम्स को यह दिया जाता है कि टीआर होम्स जो था उसने 1857 के विद्रोह को कहा था कि यह सभ्य ब्रिटिशर्स और बर्बर भारतीयों के बीच में एक युद्ध था। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। टीआर होम्स ने इस कथन को सबसे पहली बार अपनी किताब इंडियन म्यूटिनी करके इसकी किताब है, उसी में इसने इस चीज़ को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट सवाल है कि 1866 में कलकत्ता में उत्पन्न भयानक अकाल के बाद किस वाइसराय ने जॉर्ज कैंपबेल आयोग का गठन किया था। जॉर्ज कैंपबेल आयोग का एक चीज़ और है, 1857 पर जब आप सवालों को लिखते हैं तो उसमें कई बार पूछा जाता है कि किस किस के द्वारा क्या कहा गया है। तो टीआर होम्स जो है इसके लिए यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपने भी पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम में भी है वहाँ पर कि किस ने 1857 के क्या क्या कहा है। तो उसमें ये बताया था कि टीआर होम्स ने ही इसको कहा था कि यह बर्बरों और सभ्य लोगों के बीच का युद्ध था। कुछ ने बोला कि यह ईसाइयों के खिलाफ मुसलमान और हिंदुओं का युद्ध था। तो ये अलग अलग उसके क्रिटिसिज्म किए जाते हैं। 1866 में कलकत्ता में उत्पन्न भयानक अकाल के बाद किस वाइसराय ने जॉर्ज कैंपबेल आयोग का गठन किया था। लॉर्ड लॉरेंस ने, लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने, सर जॉन लॉरेंस ने। 4 ऑप्शंस यहाँ पर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 43 का आंसर जो है वो हो जाएगा कि उड़ीसा अकाल के बाद सर जॉन लॉरेंस 1864 से लेकर के 1869 ईस्वी के कार्यकाल में
जॉर्ज कैंपबेल आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग ने सिफारिश की थी कि अकाल राहत सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसके कारण से ही जगह जगह पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा गोदाम वगैरह बनाए गए अन्न के भंडारण इत्यादि के लिए, ताकि जब अकाल पड़े तो वहाँ से निकाल करके उस क्षेत्र में अन्न को बांटा जा सके। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो अकाल पड़ा उस दौरान ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। उस दौरान सारे के सारे अनाज जो हैं ये ब्रिटिश सैनिकों के लिए भेज दिए गए थे। इसको जरूर याद रखिएगा। सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में जॉर्ज कैंपबेल आयोग का गठन किया गया था। ओके। किस वायसराय ने 1876 में रॉयल टाइटल्स एक्ट पारित किया, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। 1876 और 77 का कार्यकाल जो है, इस समय भारत में भीषण अकाल आया हुआ है। वहीं पर महारानी के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था। इस समय कौन था? तो लिट्टन था, जिसको बड़ा ही क्रूर शासक माना जाता है। लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, हथियारों को रखने की पाबंदी, ये सब कई सारे प्रकार की पाबंदियां भारत पर लागू करने का प्रयास किया था इसने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। लॉर्ड लिट्टन के समय में ये कार्यकाल के दौरान रॉयल टाइटल्स एक्ट पारित किया गया था, जिसके तहत 1877 में भव्य दिल्ली दरबार आयोजित किया गया और महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। इसका आंसर लॉर्ड लिट्टन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर बिहार के किस नेता ने अपने घायल होने के बाद ही ब्रिटिश सेना को पराजित किया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी? तो बिहार के हैं तो कौन होंगे? तो यह बाबू कुंवर सिंह थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह बिहार के शेर जगदीशपुर में ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उन्होंने गंगा पार करते समय हाथ में गोली लगे पर उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा जी में बहा दिया था, समर्पित कर दिया था। 1858 के अप्रैल में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके जो भाई थे उन्होंने विद्रोह की कमान संभाली थी। इसका आंसर बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महालवारी प्रणाली के तहत राजस्व का निपटारा किसके साथ किया जाता था? प्रत्येक किसान के साथ, रैयत के साथ? इसको रैयतवारी कहा जाता है। रैयतवारी, इसमें भी कोई बिचौलिया नहीं होता है। जमींदार के साथ, इसको जमींदारी प्रथा कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त भी इसको कहते हैं। संपूर्ण ग्राम समुदाय महाल के साथ? इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। कल भी मैंने आपको समझाया था, एक गांव है जिसका नाम है ए। अब इस गांव से 100 रुपये कलेक्ट करने हैं हमें। अब ये गांव में ए बी सी मिल कर के दे या पूरा गांव अपने अपने हिस्से का दे, ये उस पर डिपेंड करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। महालवारी प्रणाली राजस्व का निपटान पूरे ग्राम समुदाय या महाल के साथ सामूहिक रूप से किया जाता था। गांव का मुखिया लंबरदार पूरे गांव से राजस्व इकट्ठा करके कंपनी को देने के लिए जिम्मेदार होता था। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल 1843 में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया था? यह सवाल कई बार प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑकलैंड, एलनबरो और हार्डिंग, 4 ऑप्शंस हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल। एक्ट 5 के द्वारा, एक्ट 5 भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा को, दास रखने की प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। इसका आंसर लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा। कार्यकाल कब से कब है? 1842 से 1844, ये याद रखिएगा, यह पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी को इलाहाबाद और बनारस विद्रोह को बेरहमी से कुचलने के लिए जाना जाता है? तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था कर्नल नील, नाम था इसका। इसका आंसर बी हो जाएगा। जनरल कर्नल नील इलाहाबाद और बनारस विद्रोहियों और नागरिकों पर निरसंद दमन के लिए कुख्यात है और उसने वहाँ पर बहुत ज़ोरदार तरीके से विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था। उन्होंने जली हुई धरती की नीति अपनाई थी कि सभी को मार दो, कहीं पर कोई दिखना नहीं चाहिए, सबको मार दो, सब कुछ जला दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनरल कर्नल नील नाम था इनका। संथाल विद्रोह 1855 का नारा क्या था, जो विद्रोहियों की भावनाओं को दर्शाता था? क्या था उनका नारा? दिल्ली चलो, हम धरती हमारी, हुकूमत हमारा, करो या मरो, ठाकुर जी ने कहा है साहिबों को मार दो। ये 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका निकालिए
संथाल विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है। 1857 के विद्रोह के ठीक पहले यह विद्रोह हुआ था। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। संथाल नेता सिद्धू और कानू ने दावा किया कि उन्होंने अपने देवता ठाकुर जी से आदेश मिला है कि साहूकारों, जमींदारों, सरकारी अधिकारियों, साहिबों को मार डालो और देश को आज़ाद कराओ। यही था संथाल विद्रोह का नारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1849 में पंजाब का विलय हुआ था? पंजाब का विलय, मैंने आपको पूरा किस्सा भी कल भी बताया था कि पंजाब में रणजीत सिंह जी का शासन हुआ करता था, लेकिन उनके शासन की एकमात्र जो कमजोरी निकली वो यही था कि भाई वो सही उत्तराधिकारी नहीं दे पाए, और सही उत्तराधिकारी नहीं मिलने के कारण से उनके मृत्यु के कुछ ही वर्षों में पंजाब राज्य जो है यह विघटित हो गया और इसका विलय कर लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, जहां पर पंजाब राज्य के साथ आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ, लेकिन सारे के सारे युद्ध सिख पराजित हो गए अच्छी सेना होने के बावजूद। तो किसके समय में 1849 में उसका विलय किया गया? हार्डिंग, ऑकलैंड, डलहौजी, कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात लॉर्ड डलहौजी के समय में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का संपूर्ण रूप से विलय कर लिया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल को किस नए पदनाम से जाना जाने लगा? आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है ये। इस प्रकार के सवाल भी अगर गलत करते हैं तो बहुत ही गलत चीज़ है। भारत का वाइसराय इसका कहा जाएगा। भारत का वाइसराय नाम दे दिया गया था। किस वाइसराय काल में हंटर आयोग 1882 का गठन शिक्षा सुधारों की समीक्षा के लिए किया गया? अब जरा यहाँ पर रुकिएगा। हंटर आयोग जो है यह 2 बार बनाया जाता है। एक तो यही है कि भाई शिक्षा सुधार को लेकर के कब बनाया गया? 1882 में बनाया गया। और दूसरा हंटर आयोग जो है यह जलियांवाला बाग जो नरसंहार होता है उसकी जांच के लिए भी हंटर आयोग ही बनाया जाता है, जो लिपापोती करने का काम करता है और इसको दबाने का प्रयास करता है। जो मैसेकर हुआ था उसको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया था। तो किसके समय में गठित किया गया था भाई? 1882 में। किसका कार्यकाल है? तो रिपन का समय है यह। रिपन के समय में हंटर आयोग गठित किया गया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में आयोग बना और 1854 के वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा की प्रगति के समीक्षा के लिए लाया गया था। 1854 में जो आपने शिक्षा व्यवस्था शुरू किया है वुड डिस्पैच के बाद से, उसमें कितनी प्रगति हुई है और क्या क्या उसमें सुधार किया गया और क्या क्या सुधार करना चाहिए, इसी को लेकर 1882 ईस्वी में हंटर आयोग गठित किया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हंटर आयोग हो या वुड डिस्पैच हो, इन दोनों ने ही महिला एजुकेशन की वकालत की थी, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के अनुपात को कम करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? अब यहाँ पर एक और सवाल आ गया कि भाई ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात जो हुआ करता था उसको कम किया गया। ठीक है, हंटर आयोग, स्टैची आयोग, पील आयोग, मैकडोनल आयोग, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1858 में जोनाथन पील की अध्यक्षता में पील आयोग का गठन सेना के पुनर्गठन के लिए किया गया था। इसने सिफारिश की कि भविष्य के विद्रोह को रोकने के लिए सेना में यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को बढ़ा करके 1:2 किया जाए, यानी कि 2 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपीय सैनिक होना ही चाहिए। पहले यह अनुपात इससे ज़्यादा हुआ करता था। पहले यह अनुपात 5:1 के होना हुआ करता था, जिसको कम करके किया गया कि भाई 2:1 में होना चाहिए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया? 1813 में हुआ क्या भाई? तो चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो भी व्यापार था भारत में या कहीं पर भी, उन सभी की तरफ से प्रतिबंध हटा लिया गया। अब वो ब्रिटिश मूल क्षेत्र का रहने वाला कोई भी व्यक्ति सबसे व्यापार कर सकता था, सिर्फ चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके बाकी सब के सब व्यापार कर सकते थे भारत से इंडिविजुअल तरीके से। आपने तो आज तक यही पढ़ा होगा, लेकिन इसका कारण ये था कि नेपोलियन का यह समय था, उसने यूरोप के साथ ब्रिटेन के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके कारण से ब्रिटेन के लोगों के लिए एकमात्र रास्ता बचा था कि वो एशिया से व्यापार करें। इसी के कारण से नेपोलियन के कारण से ही एशिया के साथ व्यापार करने के लिए 1813 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह प्रावधान लाया था। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 54 नंबर का। लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ। इसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया
और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये आवंटित किए थे, तो इसका आंसर लॉर्ड मिंटो प्रथम हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम ग्लैडस्टोन, बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड पाल्मस्टन, लॉर्ड डर्बी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब प्रधानमंत्री कौन थे उस समय में? तो पाल्मस्टन था उसमें प्रधानमंत्री। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए भारत में कई सारी सेनाएं अतिरिक्त रूप से भी भेजी थी। किस वायसराय ने 1877 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया, जिसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है? बहुत आसान सवाल है ये तो। लॉर्ड लिट्टन ने पारित किया था। लिट्टन ने, वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा, तो देसी भाषा में यानी कि भारत की भाषाओं में छपने वाले सभी अखबारों पर प्रतिबंध को लेकर के ये जो है यह एक्ट लाया गया था। और अमृत बाजार पत्रिका एकमात्र पत्रिका थी, एबीपी एकमात्र पत्रिका थी जिसने क्या किया, जिसने इस प्रतिबंध से बचने के लिए रातों रात देसी भाषा से अंग्रेजी अखबार में तब्दील हो गई थी, बदल लिया था खुद को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। लिट्टन के समय में लाया गया था ये, और बाद में रिपन ने इसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद जो गवर्नर जनरल आया उसने इसको निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित था? इल्बर्ट बिल जो है दरअसल में यह बिल है जो भारतीय जजों को गोरे जो लोग थे, अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, इंग्लिश लोग जो थे, उनके खिलाफ मुकदमा सुनने का अधिकार दे रहा था, जिसका विरोध किया गया। और इस विरोध के फलस्वरूप लॉर्ड रिपन जो था उसने अपने पद से भी त्यागपत्र दे दिया था कि ये सही एक्ट है, इसको लागू करना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स जो भारत में थे उन्होंने विरोध किया। इंग्लैंड में भी काफ़ी विरोध किए गए, वहाँ के पत्र पत्रिकाओं ने खूब छापा, जिसके बाद से जो रिपन है उसने धीरे धीरे अपना पद ही छोड़ दिया। लिट्टन, रिपन, डफरिन, मेयो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किए गए इल्बर्ट बिल का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार देता था। अंग्रेजों के भारी विरोध के कारण इसे संशोधित करना पड़ा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। 1858 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बेहद आसान सवाल है ये सब, तो कभी भी नहीं गलत होना चाहिए भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम्स के द्वारा की गई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उन्होंने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के रूप में नाम दिया था। और इस समय व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में वैधानिक सिविल सेवा, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की शुरुआत किसने की थी? लिट्टन ने, रिपन ने, कॉर्नवालिस ने, कर्जन ने। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन के समय में 1878 से 79 के वैधानिक सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी, जिसको स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज कहा जाता था। इसमें भारतीयों के लिए 1/6 पद आरक्षित लेकिन नियुक्ति नामांकन द्वारा होती थी। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा का अधिकतम आयु 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दिया। 19 वर्ष करते ही क्या हुआ भाई? 19 वर्ष करते ही ये हुआ कि भारतीय बच्चे जो थे, जो उस समय संभ्रांत परिवार के बच्चे ही जा पाते थे, उनके लिए भी मुश्किल हो गया था। तो संभ्रांत परिवार के बच्चे भी नहीं जा पा रहे थे। इसका विरोध भी किया गया था जो उदारवादी कांग्रेस है उसके द्वारा। ओके, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके काल में पारित किया गया था? सेकंड, सबसे पहला सवाल तो यही था, सेकंड फैक्ट्री एक्ट किसके समय में आया था? अभी है कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके समय में आया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था लॉर्ड रिपन। इसका आंसर हो जाएगा बी। 1880 से 84 के समय में 1881 में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम को विनियमित करना, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यानी कि 8 वर्ष का कोई बालक है तो वह फैक्ट्री में काम करता था दिन भर, 9 घंटे का वर्किंग आवर था। किस वायसराय काल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई? हाई कोर्ट की स्थापना की गई लॉर्ड एल्गिन प्रथम, कैनिंग, सर जॉन लॉरेंस, मेयो। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। बीच बीच में इस प्रकार के सवाल आएंगे जो शायद आप गलत कर सकते हैं। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 लॉर्ड कॉनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ, जिसने 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे। किसके समय में? कैनिंग के समय 1861 में, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात वायसराय था, उसी के कार्यकाल के दौरान यह हुआ था। 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह किस स्थान पर विद्रोह के मुख्य नेता थे? झांसी, फैजाबाद, बरेली, आरा।
4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, निकालिएगा इसका। 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह किस स्थान पर विद्रोह के मुख्य नेता थे? झांसी में कौन थी भाई? रानी लक्ष्मीबाई थी। फैजाबाद में कौन था? बरेली में कौन था? आरा में कौन था? आरा का तो पता ही होगा आपको। इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया और वह ब्रिटिश के लिए सबसे दुर्जय क्षत्रियों में से एक थे। फैजाबाद से यह नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों के दमन और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश संप्रभुता को स्थापित किया? लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। पिंडारियों के दमन और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित किया था इसने। पिंडारियों के दमन के लिए किसको जाना जाता है भाई? तो आपने और तृतीय आंग्ल मराठा भी लिख दिया है। अब तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसमें क्या कन्फ्यूज होना भाई। लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। 1813 से 1823 के बीच में कार्यकाल पिंडारियों के दमन किया और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 ईस्वी 1818 ईस्वी के दौरान उसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी लड़ी थी। हेस्टिंग्स नाम है इसका। 1857 के विद्रोह की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? अंग्रेजी सेना के बेहतर तोपें, अधिकांश शिक्षित भारतीयों द्वारा समर्थन न कर, विद्रोह का सीमित क्षेत्रीय प्रभाव, विद्रोहियों के बीच एकीकृत नेतृत्व और समन्वय का अभाव। 4 ऑप्शंस है यहाँ पर, इसका आंसर डी हो जाएगा। विद्रोहियों के बीच नेतृत्व का अभाव था और एक एकीकृत प्लानिंग से विद्रोही जो है वो नहीं चल रहे थे। सब अपने अपने क्षेत्र में तो अंग्रेज से बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, लेकिन एक प्रकार की युद्ध प्रणाली में एक समान रूप से समान लक्ष्य के लिए नहीं लड़ पा रहे थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। किस वायसराय कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई? ASI के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह किसके समय में? तो यह ASI की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान की गई थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने रिंग फेंस पॉलिसी का पालन किया? क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसका उत्तर सभी को पता होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स को रिंग फेंस पॉलिसी, घेराव की नीति का जनक माना जाता है, जिसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों का उपयोग करना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस नीति को शुरू किया था कि कंपनी की सीमाओं की रक्षा करेंगे। अगर हम कंपनी के ठीक बगल वाले राज्य की सीमा की रक्षा करेंगे तो कंपनी की सीमा की रक्षा अपने आप ही हो जाएगी। किस जनजातीय विद्रोह को दक्कन के दंगे का नाम दिया जाता है? जनजातीय विद्रोह को भील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, दक्कन कृषक विद्रोह, कोली विद्रोह। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। 67 का आंसर हो जाएगा। 1875 पूना और अहमदाबाद जिलों में दक्कन कृषक विद्रोह हुआ, जिसे दक्कन दंगे भी कहते हैं। साहूकार और ब्रिटिश राजस्व प्रणाली की यह विद्रोह था। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1857 क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शंस में से जरूर निकालिएगा। SN सेन को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक इतिहासकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक 1857 में कहा कि यह धर्म के नाम पर शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही स्वतंत्रता के युद्ध के जैसा चरित्र प्राप्त कर लिया इसने। तो ये SN सेन साहब ने कहा है, इसको भी याद रखिएगा, इसको कोट कर सकते हैं कि किसने क्या कहा है इस युद्ध के बारे में। किस वायसराय के कार्यकाल में हंटर कमीशन का गठन किया गया था? हंटर कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? हंटर कमीशन 1882, अभी कुछ देर पहले भी आया था ये, तो इसका आंसर रिपन हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर कमीशन गठन हुआ, जिसके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधारों पर जोर दिया और अनुदान के प्रणाली की सिफारिश की थी। ग्रांट इन एड की सिफारिश की थी इसने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर रिपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में रैयतवारी के तहत राजस्व संग्रह में विफलता का सबसे महत्वपूर्ण दोष क्या था? तो जमींदारों को अधिक अधिकार दिए गए, राजस्व की दरें अत्यधिक थी, सीधे किसानों से मांगी जाती थी, राजस्व दायित्व ग्राम समुदाय पर था, राजस्व अस्थायी रूप से तय था। 4 ऑप्शन में से एक आंसर निकालना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का। इसका आंसर हो जाएगा बी। रैयतवारी प्रणाली में राजस्व की दरें अत्यधिक, कभी कभी 50% अधिक थी, या सीधे किसान रैयतों से वसूला जाता था। फसल खराब होने पर उन्हें कोई छूट भी नहीं मिलता था, जिससे वो साहूकारों के जाल में फंस जाते थे। इसी कारण से ये जो है काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था। हालांकि सारी व्यवस्थाएं, महालवारी, रैयतवारी और इसके साथ साथ
जमींदारी, उसमें से सबसे बेहतर अगर किसी को माना जाता है तो रैयतवाड़ी प्रथा को ही माना जाता है। जमींदारी तो और भी ज़्यादा शोषण पर आधारित था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस किसे कहा जाता है? एक चीज़ और है कि ये मात्र 1 वर्षों के लिए वाइसराय के रूप में, गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आए और इन्होंने भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता का नाम कमा लिया। क्यों कमा लिया भाई? क्योंकि इन्होंने प्रेस को सारे प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 से प्रेस अधिनियम पारित किया, जिसने 1823 के कड़े प्रतिबंधों को हटा दिया। इस उदारवादी कदम के कारण उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1835 से 36 तक मात्र ये शासन के पद पर रहे थे, लेकिन 1 साल में इतना अच्छा काम कर लिया कि इनका नाम पॉजिटिव तरीके से लिया जाता है। प्रेस अधिनियम भी 1835 में इन्होंने पारित किया था। हालांकि बाद में लिट्टन जैसे व्यक्ति आएंगे जो प्रेस को दमन करेंगे, कर्जन जैसे लोग आएंगे जो प्रेस का जम के दमन करेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम ने EIC को समाप्त कर दिया और भारत के प्रशासन को ब्रिटिश ताज का अधीन कर दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दिया और भारत के शासन ब्रिटिश ताज का अधीन कर दिया गया। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। भारतीय परिषद ने 1861 होगा क्या? 1858 होगा क्या? ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1858 की ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया और गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दे दी गई। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस वाइसराय ने पहली बार अकाल संहिता फैमिन कोड तैयार किया था? देखिए, बीच बीच में आसान सवाल आएंगे, फिर अचानक से मीडियम लेवल के, मॉडरेट लेवल के सवाल आएंगे और आने वाले वीडियोज़ में सवालों का स्तर हम ऊपर ले जाएंगे। बेसिक से ही तो शुरू करते हैं ना, पहली बार पहली सीढ़ी पर ही तो पैर रखेंगे। बेसिक्स आता नहीं और आप चलेंगे छलांग लगा करके कि डायरेक्ट हम BPSC UPSC पास कर जाएं, तो ये कभी नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि दिन भर बच्चों से बात करने के बाद जो क्रक्स निकलता है कि आपके एग्जामिनेशन में अगर मान लीजिए कट ऑफ है 70 आपके कैटेगरी का और आपके 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर आ रहे हैं, यानी कि गैप अधिक है ना बंधुओं, तो सीधा सा कुछ भी मत कीजिएगा। कृपया करके बेसिक से पढ़ना शुरू कीजिएगा, बिल्कुल शून्य से, इस तरह से कि आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं, है ना। और मुझसे झूठ बोल लेंगे आप, किसी से भी बोल लेंगे, खुद के कमियों को पहचानिए, उसको लिखिए कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, कॉपी पर लिख लीजिए, भले उसको फाड़ करके फेंक दें या छुपा करके रख लें। अपनी कमियों को पहचानिए, उसको लिखिए, बेसिक से पढ़िए हर चीज़ को, ठीक है। ऐसे शुरू करना चाहिए पढ़ाई, हमेशा ऐसे प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए कि आज ही पहली बार किताब पकड़ा है, फिर वहाँ से जाइए एडवांस तक, तो मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। एक ही दिन में आप चाहते हैं कि भाई हम SDM बन जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। किस वाइसराय ने पहली बार अकाल संहिता तैयार की थी? बेसिक सवाल है, इससे पहले वाला भी बहुत बेसिक था। लिटन है, रिपन है, डफरिन है, मेयो है, इसमें भी आप गलती करेंगे, बेसिक सा सवाल में भी गलती कर देंगे इसमें। लॉर्ड रिपन ने रिचर्ड स्ट्रेची आयोग 1880 में, स्ट्रेची आयोग बहुत फेमस अकाल आयोग है, सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1883 में पहली अकाल संहिता तैयार की और लागू की गई थी, फैमिन कोड, क्योंकि उसमें बहुत बड़े स्तर के अकाल आते थे। एक अकाल में लाख लाख लोग मारे जाते थे पूरे देश भर में, लोगों की लाशें जो है सड़क पर पड़ी रहती थी। इतना दूर मत जाइए, 1942 का कलकत्ता, कई सारे अकाल पर किताब लिखे गए, आप बस सर्च कर लीजिएगा कलकत्ता अकाल 1940, आपको दिख जाए कलकत्ता शहर की क्या स्थिति थी, इंसान को खा रहे थे, है ना। इसको ज़रूर याद रखिएगा। सिफारिश 1883 में पहली अकाल संहिता बनाई गई थी रिपन के समय में। किस वाइसराय कार्यकाल में 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1904 लिख करके दे दिया है तो फिर तो आपको आसानी से गेस कर लेना चाहिए भाई। प्राचीन स्मारक के लिए अधिनियम तो कौन होगा? तो कर्जन होगा। भारतीय पुरातत्व में गहरा हित था, उसने 1904 में भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिससे ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड आवंटित किए गए। भारत में कई सारे ऐतिहासिक इमारत थे जिनको संरक्षित करने का उसने प्रयास शुरू करवाया था।
1857 में विद्रोह के समय किस ब्रिटिश अधिकारी को तात्या टोपे के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के लिए जाना जाता है? ब्रिटिश अधिकारी जो है तात्या टोपे के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा था। 75 का आंसर हो जाएगा। कमांडर इन चीफ कॉलिन कैंपबेल ने तात्या टोपे की गुरिल्ला युद्ध रणनीति के खिलाफ लंबी कार्रवाई की। अंततः 1859 में तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। तात्या टोपे के साथ में उसी के व्यक्तियों ने गद्दारी कर दी थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है यह रिपन को कहा जाता है, क्योंकि रिपन के समय में ही पहली बार नगर पालिकाओं की स्थापना करके स्थानीय स्वशासन की नींव उसी ने डाली थी, इसलिए रिपन को कहा जाता है 1882 ईस्वी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष और किसके कार्यकाल में शुरू की गई? बेहद आसान सवाल है यह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1853 के 1856? क्या होगा इसका आंसर? इन्हीं दोनों में आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, फिर भी आप कर ले जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत की पहली ट्रेन यात्री ट्रेन बोरीबंदर बम्बई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। इसका आंसर 1853 हो जाएगा, 16 अप्रैल। भारत पहली जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो रिपन, लिट्टन, मेयो और डफरिन, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन दशकीय रूप से जनगणना की शुरुआत जो है वो रिपन के समय में मानी जाती है। तो मेयो के समय 1872 में पहली जनगणना आयोजित की गई थी। हालांकि पहली नियमित और समकालिक जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई है, जो रिपन का कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन किस वर्ष हुआ? 1903, 4, 5, 6। बंगाल, पहले ये पूरा इलाका जो दिख रहा है ये पूरा बंगाल हुआ करता था। फिर इस बंगाल को बांट दिया गया, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, है ना। उसके बाद से पाकिस्तान जब बना है तब मुस्लिम बहुल बांग्लादेश जो है आपको दिखता है उसको बांटा गया। फिर बंगाल बना, फिर पूर्वी बंगाल को भी बांटा गया, बिहार के अलग कर दिया गया, बिहार उड़ीसा को। फिर बिहार को भी उड़ीसा से अलग कर दिया गया। फिर बिहार भी 2 भागों में बंट गया, झारखंड और बिहार में, है ना। इतनी बार डिवीज़न हुआ है इस पूरे एरिया का। यह काफ़ी समृद्ध प्रांत हुआ करता था। अगर बांग्लादेश को हटा दें तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट तक जाइए, बहुत समृद्ध प्रांत है ये, बहुत उपजाऊ और बहुत ही अच्छा लोकेशन है, समुद्र का भी लोकेशन है। लेकिन बीच में बांग्लादेश बन जाने से हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आज़ादी के बाद। बंगाल विभाजन किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और आज का आखिरी सवाल यही है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बेहद आसान, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग सवाल करेंगे वो थोड़ा सा अब ऊपर लेवल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बेसिक्स के हमने किए हैं, अब जो टॉपिक आएंगे उनके बेसिक्स, मॉडरेट और टफ लेवल तक के हम लोग सवाल करेंगे। आज तो आपके मैक्सिमम सवाल सही ही हुए होंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कोई फीडबैक देना हो तो मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हैं। बेसिक सवाल अभी हम शुरू कर रहे हैं, कठिन स्तर तक भी जाएंगे। बस आप रोज़ करने का प्रयास तो कीजिए। थैंक यू सो मच।